नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल टॉप 30 क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग साइंस का एक नया सेगमेंट पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री के पार्ट को पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में सबसे स्पेशल टॉपिक है हम लोग का क्वांटम नंबर। ये आपका एनटीपीसी का बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम लोग आज उसी को पढ़ने वाले हैं, क्वांटम नंबर। ठीक है मेरे साथियों, आते हैं देखते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसा होता है और क्यों इसका यूज है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है। इसको भी हम लोग बेसिक से सीखेंगे मेरे भाई। ठीक है, हम लोग बेसिक्स को सीखते हैं। आइए चलते हैं बिना समय गवाए। तो मेरे साथ ही हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर होता क्या है, सबसे पहले बात इसकी कर लेते हैं। इसे ये क्वांटम नंबर क्या है और क्वांटम नंबर किसके लिए आया है। तो मेरे साथ ही आपको बता दें, जो क्वांटम नंबर है ये हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। यानी जब आप लोग पढ़ोगे परमाणु संरचना तो वहाँ पे इसको पढ़ाया जाता है। तो क्वांटम नंबर कहीं ना कहीं परमाणु के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आया है। ये जो क्वांटम नंबर है एक संख्या होती है मेरे भाई, एक ऐसी संख्या होती है जो किसी एक परमाणु में उपस्थित उपकक्षक, आर्बिटल तथा इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन देता है मुझे, और उनके में क्या अंतर है, इस अंतर को भी वो मुझे बताता है कि आखिर ये है क्या चीज। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आपके सामने मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर लिया है। एटम कुछ इस टाइप से होते हैं और एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ क्या होते हैं, एक सर्कुलर पाथ पर गति करते रहते हैं। यानी कि क्या करते हैं, एक वृत्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं। और उस एटम यानी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में उपस्थित है मेरे भाई। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये एटम है, एटम का ये क्या है, न्यूक्लियस है मेरे भाई। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सभी आप जो देख रहे हैं मेरे भाई, ये सभी के सभी क्या, इलेक्ट्रॉन है। ये सभी इलेक्ट्रॉन है। इन सभी इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, एक अपना अलग अलग सर्कुलर पाथ होता है। आप देखेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके से किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हमें इन्हीं का पूरा इंफॉर्मेशन ये क्वांटम नंबर देने वाला है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, अगर कक्षा में है तो किस उपकक्षा में। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए, इसको मैं एक एग्जांपल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको हमसे मिलना है, मान लो कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो अमेरिका से हमसे मिलना चाह रहा है, तो सबसे पहले हमसे मिलने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा, उसको सबसे पहले हमारे भारत इंडिया आना पड़ेगा ना। क्या वो इंडिया में आएगा तो क्या हम मिल जाएंगे उसको तुरंत? नहीं ना मिल पाएंगे मेरे भाई। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंडिया के एक स्टेट में आना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। तो क्या करेगा, यूपी में आएगा। फिर ऐसे करते 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 कई चरणों में वो हमारे तक पहुंच पाएगा। तो ठीक ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एटम में तो है सर, इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम में है। अब एटम के अंदर के परमाणु में इलेक्ट्रॉन है। अब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु किस कक्षा में है, इस कक्षा की बात होगा। जब हम कक्षा में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में भी नहीं है। कक्षा के अंदर भी कुछ सब चैम्बर बने होते हैं जिसको हम लोग उप कक्षा बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सब सेल में होता है। तो जब हम लोग सब सेल के अंदर घुसे, सब सेल के अंदर गए तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन सब सेल के अंदर भी एक अलग प्रकार का कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है, एक अलग प्रकार कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है। यानी कि सब सेल के अंदर भी एक कंपार्टमेंट बना हुआ है, एक अलग चैम्बर बना हुआ है जिसको हम लोग आर्बिटल कहते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को आर्बिटल के अंदर देखे तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके का कंडीशन था, या तो वो क्लॉकवाइज बैठा था या तो वो एंटी क्लॉकवाइज बैठा था। तो यही पूरा इंफॉर्मेशन हमारा क्वांटम नंबर देता है कि कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है, यही हमें समझाता है क्वांटम नंबर। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हमें क्वांटम नंबर का डिफिनेशन समझ में आना चाहिए। उसी डिफिनेशन के अंदर उसकी पूरी कहानी है मेरे भाई, कि क्वांटम नंबर पहले होता क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वांटम नंबर की परिभाषा की तरफ चलते हैं कि क्वांटम नंबर क्या कहता है मेरे भाई। आइए चलते हैं। अब देख रहे हैं ये क्या है, एटम का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन
चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सभी हमारे क्या इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। बाकी ये उसका क्या न्यूक्लियस पूरा का पूरा है। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इस पूरे को हम लोग न्यूक्लियस करते हैं, यानी परमाणु का नाभिक करते हैं भाई। आई बात समझ में? तो अब इसी के सिलसिले में हम लोग बात करते हैं क्वांटम नंबर की, कि क्वांटम नंबर क्या होता है। ये क्वांटम नंबर क्या होता है, हमारी बातें यहीं पर होने वाली है। व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर हिंदी में इसको क्वांटम संख्या ही कहा जाता है भाई, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। अब ये क्वांटम संख्या क्या है, हमें अब इस पर चर्चा करना है। तो ये भाई क्वांटम संख्या एक प्रकार की संख्या होती है। यह एक ऐसी संख्या है, यह एक ऐसी संख्या है, यह एक ऐसी संख्या है जो किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित कक्षक यानी कि सेल, कक्षक कॉमा उपकक्षक, सबसेल, उपकक्षक, सबसेल तथा आर्बिटल, आर्बिटलो, आर्बिटलो में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। यानी किसी भी परमाणु के अंदर कक्षा, उपकक्षा और ऑर्बिटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की जानकारी हमें देता है, उस इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन देता है। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभेद भी स्थापित करता है तथा यह विभिन्न अलग अलग विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभेद यानी अंतर, विभेद स्थापित करता है, विभेद स्थापित करता है। ये है क्वांटम नंबर में भाई, ये है हमारा क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर कितने होते हैं हम बात इसकी करते हैं, क्वांटम नंबर कितने होते हैं हम बात इसकी करते हैं। क्वांटम नंबर किस किस चीज को इंडिकेट करते हैं, तो हम बात करते हैं क्वांटम नंबर के प्रकार की। आइए मेरे भाई बात करते हैं क्वांटम नंबर के प्रकार के। टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। तो मेरे भाई ये जनरली 4 टाइप के होते हैं, और बस नहीं है, ये मेनली 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, जनरली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो मेरे भाई इसमें जो पहला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मुख्य क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है मेरे भाई, दूसरा होता है आपका द्विअंशी क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, द्विअंशी
क्वांटम संख्या, इसको बोला जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक। और तीसरा जो होता है आपका, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ एंड लास्ट, ये जो आपका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। मेरे भाई इस तरीके से हमारे 4 के 4 क्वांटम नंबर होते हैं। मुख्य क्वांटम नंबर को मेरे बाबू स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन वाले को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हमारे चारों के चारों क्वांटम नंबर होते हैं। अब बात ये होता सर ठीक है, हम जान गए 4 क्वांटम नंबर होते हैं, हमें ये बताइए कि जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, अभी आप तो बताए हैं कि ये क्वांटम नंबर है वो किसी परमाणु के अंदर उपस्थित कक्षक, उपकक्षक, ऑर्बिटल तथा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और उनके अंदर विभिन्नताओं के बारे में बताते हैं, कौन किससे भिन्न है। ये कैसे बता रहे हैं, जरा ये भी तो मुझे समझाइए। आखिर इसमें से कौन सा नंबर क्या इंडिकेट करता है, कौन सा नंबर क्या बताता है। तो अब हम बात उसी की करने वाले मेरे बाबू कि जो मुख्य क्वांटम नंबर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, उसके बाद द्विगंशी क्वांटम नंबर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इन सभी की बातें हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं बारी बारी सबके बारे में कि अभी मुख्य क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, हमारी बात अब यहाँ होगी मेरे बाबू। तो आते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है बाबू। ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है मेरे बाबू, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये किसी भी परमाणु में उपस्थित कक्षकों को प्रदर्शित करता है। मुख्य क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित कक्षकों की संख्या को बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यानी कि ये क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है, ठीक है ना। किस कक्षक में उपस्थित, यानी कहने का मतलब ये कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यह कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करता है, कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब बात होता है किस कक्षक की सर, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है। किसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। यानी कि यह उस कक्षक को इंडिकेट करता है जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। मिला जुला के कक्षक के बारे में बताता है, उस कक्षक को बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है। आई बात समझ में।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे स्मॉल n से इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। अरे बात समझ में भाई, इसको स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। अब ये स्मॉल n की वैल्यू क्या है, हमें इस पे चर्चा करना है। स्मॉल n क्या है, इस पे आपको हम बता देते हैं भाई। तो आइए समझते हैं स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है भाई। तो स्मॉल n की जो वैल्यू होती है वो मेरे भाई 0 1 2 3 एंड सो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, कोई भी क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है विथ 0, ठीक है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर विथ 0, ठीक है ना, यानी कि शून्य सहित धन पूर्णांक होते हैं, शून्य सहित धन पूर्णांक, शून्य सहित धन पूर्णांक। n की वैल्यू क्या होता है, शून्य से कोई ना कोई धन पूर्णांक होगा, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर विथ 0, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स विथ 0, ठीक ना, 0 से कोई भी धन पूर्णांक मेरा हो सकता है भाई। तो आपको पता है मेरे भाई कि ये जो हमारा एटम होता है कुछ ऐसा ही होता है, हमारे जो एटम होता है कुछ ऐसा ही होता है। ये एटम का मान लीजिए न्यूक्लियस है, उसके बाद ये उसका पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, इस तरीके से एटम हमारे होते हैं। तो इस पहले सेल को क्या बोलते हैं, पहले सेल को हम लोग बोलते हैं के सेल, उसके बाद एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे सेलों का नाम होता है। अब असल में तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो सेल की संख्या कभी भी 0 होगी कि नहीं होगी, हमारी बात इस पे होती है। तो मेरे भाई जब सेल की संख्या 0, इसका मतलब किसी सेल की बात ही नहीं हो रही है। जब सेल की संख्या 0 है इसका मतलब किसी सेल की बात ही नहीं हो रही है। जब सेल की बात हो रही है मेरे भाई तो समझ लेना कि वो 1 से स्टार्ट होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं आप सर। जब सेल की संख्या 0 है, यानी कि अभी पहले ही बता दिए कि सेलों की संख्या बदलने, कक्षकों की संख्या बदलता है। जब कक्षक की संख्या 0, इसका मतलब कोई कक्षक ही नहीं है, कोई कक्षक ही नहीं है। कक्षक तो कैसे स्टार्ट होता है ना, इसलिए मेरे भाई आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपका n का मान 0 से स्टार्ट ना कर करके हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट ना कर करके हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई ना कोई धन पूर्णांक लेंगे, कोई ना कोई धन पूर्णांक लेंगे। आई बात समझ में, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर होगा। बात समझ में। अब इस यहां पर n का मान, k के लिए n का मान 1 हो जाएगा, l के लिए n का मान 2 हो जाएगा और m के लिए n का मान 3 हो जाएगा। इस तरीके से n के लिए n का मान 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी बात चलती है भाई, ठीक है ना। यानी कि जब n बराबर 1 है इसका मतलब ये पहला सेल, कौन सेल, k सेल की बात कर रहा है, ये k सेल की बात कर रहा है। n बराबर जब 2 होगा तो ये आपका l सेल की बात करेगा मेरे भाई, ये l सेल की बात करेगा। ऐसे n बराबर जब 3 होगा तो ये मेरे भाई m सेल की बात करेगा, m सेल की बात करेगा। ऐसे जब n बराबर 4 होने वाले तो ये आपका क्या करेगा, n सेल की बात करेगा, ये n सेल की बात करेगा। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं मेरे भाई कि ये जो n की वैल्यू है किस तरीके से इंडिकेट कर रही है। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या कुछ और नहीं बल्कि ये आपके कक्षकों की संख्या के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक है। आई होप बात समझ में आई होगी कि जो मुख्य क्वांटम नंबर वो क्या इंडिकेट करता है। जो मुख्य क्वांटम नंबर है ये क्या इंडिकेट करता है, आपको बातें समझ में आ गया होगा। सर ये मुख्य क्वांटम नंबर कक्षकों की संख्या को इंडिकेट करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे
अधिक होती है उस कक्षक के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो मेरा जो सेकंड क्वांटम नंबर है मेरे भाई वो क्या है, मेरा जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो क्या है, मेरा सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं द्विअंशी क्वांटम संख्या। इसको क्या बोलते हैं, द्विअंशी क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं भाई। ठीक है ना। अब ये क्या इंडिकेट करता है सर, ये क्या बताता है मेरे भाई, ये जो द्विअंशी क्वांटम संख्या में भाई ये बताता है उपकक्षकों के बारे में। ठीक है ना, यह उस उपकक्षक की जानकारी देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं। ठीक है ना, यह उस उपकक्षक, यह उस क्या हो गया भाई, यह उस उपकक्षक यानी कि सबसे उपकक्षक की जानकारी देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, प्रायिकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है भाई, यानी कि ये उपकक्षक के बारे में बताता है। ठीक, इसे हम लोग स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं भाई। ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो उपकक्षकों के बारे में जानकारी देता है। आई बस ये उपकक्षक के बारे में जानकारी देता है, इससे हम लोग स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं मेरे भाई। और ये जो एल की वैल्यू होती है ये मुख्य क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। ये जो एल की वैल्यू है मेरे भाई ये मुख्य क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आप इसको इंफॉर्मेशन में लिख लीजिएगा, यानी कि स्मॉल एल का मान, स्मॉल एल का मान स्मॉल एन पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। हमें कहने का मतलब ये है कि जो एल है वो एन पर डिपेंड है। ठीक है ना, एल क्या है, एन पर डिपेंड है। एल डिपेंड्स अपॉन स्मॉल एन। ठीक है ना, स्मॉल एन। एल क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन मुख्य क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया बात कि ये जो हमारा एल है वो एन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जब तक हमें एन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा तब तक हम एल नहीं निकाल पाएंगे। अब ये जो एल की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यूज ऑफ स्मॉल एल, ठीक ना, वैल्यूज ऑफ स्मॉल एल की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है n माइनस 1 तक होती है। ठीक है ना, 0 से लेकर n माइनस 1 तक। ठीक है, 0 से लेकर n माइनस 1 तक, 0 फ्रॉम n माइनस 1 फ्रॉम 0, फ्रॉम 0। ठीक, फ्रॉम 0 यानी कि 0 से लेकर यानी कि 0 से लेकर n माइनस 1 तक आप ये कर सकते हो। 0 से लेकर n माइनस
1 तक है, दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि जो L है ये 0 to n माइनस 1, 0 to n माइनस 1 इस तरीके से होगा। एक बात समझ में? तो ये उपकक्षक के बारे में बताता है मेरे भाई। आपको पता है उपकक्षक कौन कौन से होते हैं? तो हमारे उपकक्षक कौन कौन से हैं आप इसको देख लीजिए। उपकक्षक कौन कौन से होते हैं, उपकक्षक के बारे में हम बता दें आपको। जो उपकक्षक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक एस उपकक्षक, पी उपकक्षक, डी उपकक्षक और एफ उपकक्षक। ऐसे आपका एक उपकक्षक जी आएगा, एच आएगा, ठीक है ना, और आई आएगा। इस तरीके से अभी तक कुल 7 उपकक्षक खोजे गए हैं, ठीक है ना। अभी तक कुल 7 उपकक्षक खोजे गए हैं। तो ये एस जो है यहाँ पर एस के लिए एल की वैल्यू जो होती है भाई 0 होती है, और पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, और डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होगी, और जी के लिए एल की वैल्यू 4 होगी, और एच के लिए एल की वैल्यू 5 होगी, और आई के लिए एल की वैल्यू 6 होगी, ठीक है ना। अगर आप सॉल्व कर रहे हो एल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब वो एस सब सेल की बात कर रहा है। अगर एल की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब वो पी सब सेल की बात कर रहा होगा। अगर एल की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब वो डी सब सेल की बात कर रहा होगा। अगर एल की वैल्यू 3 आ रही है तो वो एफ सब सेल की बात कर रहा होगा। तो ऐसे आप पता कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी कि ये क्या है, कैसे है, ठीक है। मैं इसमें जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, सवाल सॉल्व करेंगे तो बातें अच्छे ढंग से समझ में आएगी। चलिए मैं अभी इसके ऊपर एक सवाल आपको दे देता हूँ। अगर मैं इसी ऊपर अगर मैं सवाल आपको सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए क्या है। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं मेरे भाई। हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं, देखते हैं उस टेबल के बारे में हम जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। ठीक, आइए ये टेबल दिख रहा होगा, ठीक। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर हमारी बात होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब सर स्मॉल एन की बातें हो रही है। इसमें होगा किसका? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। इसमें किसकी बात होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। इधर हमारी बात है एजीमुथल क्वांटम नंबर की होगी। मतलब सर एल के बारे में बात करें, और एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सर? 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक। चलिए आइए बात करते हैं। हम कहते हैं अगर मान लीजिए n की वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे मान लीजिए 6 है, एंड सो ऑन, जो भी हो। जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या क्या है बाबू? तो l की वैल्यू 0 आएगी, और कहाँ तक? 0 से लेकर n-1 तक। जब n का मान 1 ही है तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1-1 0 फिर से मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पहले सेल में केवल एक ही सब सेल है। पहले सेल में केवल एक ही सब सेल है, और उस सब सेल का नाम क्या है? एस सब सेल। मैंने आपको पीछे बताया है कि जब l का मान 0 हो जाए इसका मतलब वो एस सब सेल होगा। जब l का मान 1 हो जाए इसका मतलब वो पी सब सेल होगा। जब l का मान 2 हो जाए तो वो डी सब सेल होगा। जब l का मान 3 हो जाए तो वो एफ सब सेल होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इस l पर ध्यान देना है कि जब l का मान क्या है तो उसके लिए कौन सा सब सेल यूज किया जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो ये क्लियर हुआ कि पहला जो सेल है उस सेल के अंदर केवल एक ही सब सेल है और दूसरा कोई सब सेल नहीं है। जब n बराबर 2 है सर, तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या क्या है? यहाँ पर l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक। तो 0 तो रहेगा सर,
जब n में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी कि 2 में से 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब केवल यहीं तक मुझे मिलेगा 0 से 1 बस, लेकिन 0 और जब l का मान 0 है मेरे भाई, तो इसका मतलब यहाँ पर S सबसेल बनेगा और यहाँ पर P सबसेल बनेगा। इसका मतलब दूसरे सेल के अंदर कुल कितने सबसेल है सर, दूसरे सेल के अंदर कुल 2 सबसेल है। दूसरे सेल के अंदर कितने सबसेल है, 2 सबसेल, उसका नाम S और P है। अब तीसरे में आएंगे मेरे बाबू, तो L बराबर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0, फिर उसके बाद n माइनस 1 पर्यंत 2 आएगा, यानी कि हमें 2 तक जाना है, 0 1 2, हमें केवल पॉजिटिव इंटीजर यूज करना है भाई। तो आप देखोगे जब l का मान 0 है तो उसके लिए हमारा S सबसेल आएगा, और जब l का मान 1 होगा तो उसके लिए हम P सबसेल यूज करेंगे, जब 2 होगा तो उसके लिए हम D सबसेल यूज करेंगे। यानी कि तीसरे सेल के अंदर तीन सबसेल है S P D। तीसरे सेल के अंदर हमारे पास तीन सबसेल है S P D। अब आते हैं हम चौथे की बात करते हैं। जब n बराबर 4 है तब l की वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर n माइनस 1, l की वैल्यू 3 होगा। 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 3, यानी कि हमें 0 से लेकर 3 तक जाना है, 1 2 0 1 2 3, यानी कि 0 के लिए क्या चलेगा S, 1 के लिए P सबसेल, 2 के लिए D सबसेल और 3 के लिए F सबसेल। इसका मतलब क्लियर है सर, चौथे सेल के अंदर कुल 4 सबसेल है। चौथे सेल के अंदर कुल 4 सबसेल है, S P D एंड F। S P D एंड F, ये चारों के चारों सबसेल हमारे चौथे सेल में होते हैं। और ऐसे अगर हम पांचवें की बात करें मेरे भाई, तो अगर हम L की वैल्यू निकालें तो 0 से लेकर 1 2 3 और 4 तक मिलेगा। तो L का मान जब 0 होगा तो उसके लिए S बनेगा, 1 के लिए P बनेगा, 2 के लिए D बनेगा, 3 के लिए F बनेगा, 3 के लिए क्या बनेगा F बनेगा मेरे भाई, और उसके लिए 4 के लिए G बन जाएगा। तो इस तरीके से पांचवें सेल के अंदर 5 सबसेल आएंगे। तो सिमिलरली मेरे भाई जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1 2 3 4 5 बनेगा, n माइनस 1 के लास्ट 5 तक जाना है मुझे, यानी कि इसके लिए मुझे S सबसेल मिलेगा, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल, G सबसेल और H सबसेल। इस तरीके से आपके सबसेल प्राप्त हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको केवल और केवल इसमें आपको केवल एक सबसेल मिला, एक सबसेल मिला, और इसमें आपको 2 सबसेल मिले, 2 सबसेल मिले, और इसमें आपको 3 सबसेल मिले, और इसमें आपको 4 सबसेल मिले, 4 सबसेल मिलेगी, और इसमें कितने मिले 5 सबसेल मिले, 5 सबसेल मिला, और इसमें हमारा 6 सबसेल मिल गया, 6 सबसेल। इस तरीके से किस सेल के अंदर कितने सबसेल हैं और कौन कौन से सबसेल है, ये हमारा दिगंशी क्वांटम नंबर बताता है। ये दिगंशी क्वांटम नंबर यही बताता है भाई। अब आपको बातें समझ में आया होगा दिगंशी क्वांटम नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बस आपको याद रखना है कि दिगंशी क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करता है, वो 0 से लेकर n माइनस 1 तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा क्या होगा मेरे भाई, नेक्स्ट मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आइए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट मेरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, ठीक, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब सर ये चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है ये बताइए मेरे भाई। चुंबकीय क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या है जो ये इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में स्थित है, यानी कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है। आपको मैं फिर से बता दूं कि जो मुख्य क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, वो सेल को बताया, और जो दिगंशी यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो सब सेल को बताया। तो मैग्नेटिक वाला क्या बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। ये ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है।
आई बात समझ में? तो चलिए आइए बात करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यह उस आर्बिटर की जानकारी देती है, कि जानकारी प्रदान करती या देती है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि वो उस ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। आई बात समझ में भाई? और इससे जो है इसे स्मॉल m और सफिक्स में l, ठीक है ना, से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आई बात समझ में? तो अब बात होता है इसकी वैल्यू क्या होती है सर। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यूज ऑफ मेरे भाई इसकी जो वैल्यू होती है -l से +l तक होती है विथ 0, ठीक है ना। यानी कि -l से +l तक, ठीक है ना, 0 सहित, यानी शून्य सहित, यानी शून्य को भी लेना है, शून्य सहित, ये आपको ध्यान देना है। शून्य सहित की बात करना है, शून्य सहित, यानी कि -l to +l विथ 0, आपको ये बात समझना पड़ेगा। ये किसकी वैल्यू है, ml, यानी कि m की वैल्यू है, ये आपको समझना पड़ेगा। समझ में? इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि m की वैल्यू -l से लेकर के +l विथ 0, ये होगा आपका m की वैल्यू। ये सफिक्स में l आप समझिए, ठीक है ना। अब इस पे कैसे चर्चा होगा, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश अगर करें तो देखेंगे क्या, अगर हम कह दें कि यदि l = 1 की अगर बात कर रहे हैं तो m का मान कितना है, तो m का मान कितना होगा, मुझे ये बताना है। तो मेरे भाई जब l का मान 1 है तो ml का मान कहाँ से कहाँ तक होगा मेरे भाई, -l से लेकर +l विथ 0 यूज करना है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपका -1 मिलेगा, 0 मिलेगा और +1 मिलेगा। यानी कि इस तरीके से आपके ये तीन वैल्यू मिलेंगे l बराबर 1 पर। आई बात समझ में? l बराबर 1 पर इस तरीके से आप तीन वैल्यू मिलेंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपको मिल गया कि ml की वैल्यू, यानी कि सफिक्स में l क्या होता है, -l to +l विथ 0, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है ना। अब आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर हम बोल दें कि यदि l बराबर 2 तो ml का मान क्या होगा, ml का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ml का मान क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जब l का मान 2 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो आपको पता है कि -l से लेकर +l तक, यानी -2 से लेकर +2 तक जाना है, वो भी इंटीजर में। तो -1, 0, 1 और 2, यानी कि आपको कितने वैल्यू मिलेंगे, 5 वैल्यू मिलेंगे। इस तरीके से आप l को फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप l को फाइंड आउट कर पाएंगे मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन और मैं लेके चल रहा हूँ। हम क्या देते हैं कि यदि l बराबर 0 तो ml का मान बताओ, का मान क्या होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो
तो आपको एम एल की वैल्यू क्या मिलेगी भाई? आपको पता है इसकी वैल्यू माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होती है विथ जीरो, तो जीरो को तो लेना है। जब मेरा एल ही जीरो है तो जी माइनस जीरो से लेकर प्लस जीरो विथ जीरो, इसका मतलब केवल और केवल यहाँ पर एम एल का मान जीरो मिलेगा। केवल एम एल का मान क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो आइए इन सबको एक बार समराइज करते हैं, जितने भी हम लोग तीनों पढ़े हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्ट में। आइए मेरे भाई चलते हैं, हम लोग लिस्ट करते हैं, ठीक। हम लोग लिस्ट करने की कोशिश करते हैं, सबको एक ही जगह पर समराइज करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये, ठीक। ब्रैकेट में हम एन यूज कर देते हैं और यहाँ पर मेरा एजीमुथल है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पर स्मॉल एन है और यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक क्वांटम ब्रैकेट में एम एल। तो मेरे भाई आपको बता दें इस एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है और इस n की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? -l to +l विथ जीरो, ये चीज़ आपको समझ में आया? आइए, जब हम बात करते हैं जब n की वैल्यू सर 1 है तो n की वैल्यू क्या क्या आएगी सर? सर n की वैल्यू केवल 0 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि n-1 के तो 0 ही बनेगा। इसका मतलब ये क्या बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है आपका ऐसे सबसेट का। जब l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर m l की वैल्यू क्या आएगी सर? इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। इसका मतलब ये है कि पहले सेल के अंदर एक सब सेल है और इस सब सेल के अंदर केवल एक ऑर्बिटल है, उसका नाम है जीरो ऑर्बिटल। उसका क्या नाम है? जीरो ऑर्बिटल। फिर समझिए, पहले सेल के अंदर एक सब सेल है जिसका नाम एस सब सेल है और एस सब सेल के अंदर है एक ऑर्बिटल जिसका नाम है जीरो ऑर्बिटल। बात को समझ में आया कि नहीं? एक ही ऑर्बिटल है जीरो ऑर्बिटल, इस तरीके से ऑर्बिटल को बनाकर छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो आपको पता है मेरे भाई n की वैल्यू क्या क्या आएगी? 0 और 1 आएगा। इसका मतलब s भी आएगा और p भी आएगा। तो जब हम लोग l की वैल्यू 0 रखते हैं, जब हम l की वैल्यू 0 रखते हैं, l की वैल्यू 0 पर, तो m का मान क्या आएगा? m का मान 0 आएगा। और l की वैल्यू जब हम लोग 1 रखते हैं तो m की वैल्यू क्या आएगा? m की वैल्यू बाबू क्या आएगा? -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। ये तीन वैल्यू देगा। इसका मतलब क्लियर हो गया सर कि दूसरे सेल के अंदर दो सब सेल होते हैं, एक s सब सेल और एक p सब सेल, और s सब सेल में एक ऑर्बिटल है जीरो ऑर्बिटल, और उसके बाद p सब सेल यानी l बराबर 1 के लिए p आता है। तो यानी कि p सब सेल के अंदर तीन ऑर्बिटल है। p सब सेल के अंदर तीन ऑर्बिटल है मेरे भाई। p सब सेल के अंदर तीन ऑर्बिटल है, -1 ऑर्बिटल, 0 ऑर्बिटल और 1 ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटलों की संख्या बता रहा है। इसका मतलब कि p सब सेल के अंदर तीन ऑर्बिटल है मेरे भाई। p सब सेल के अंदर तीन ऑर्बिटल, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। p के अंदर तीन ऑर्बिटल। अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक। तो अब तीन ऑर्बिटल अगर हम बना दें मेरे भाई, अगर इसके लिए हम तीन ऑर्बिटल यूज कर ले, हम तीन ऑर्बिटल अगर हम यूज कर ले तो कौन कौन सा तीन ऑर्बिटल होगा मेरे भाई?
ये हमारा पी ऑर्बिटल, इसको हम लोग बोलते हैं पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। ये 3 ऑर्बिटल होता है इसके लिए। ये हमारा -1 वाला है, ये 0 वाला है और ये +1 वाला है। इस तरीके से हमारा ये 3 ऑर्बिटल तैयार हो जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जब n की वैल्यू हमारा 3 हो जाए तब सर, तो n की वैल्यू क्या क्या मिलेगा मेरे भाई? n की वैल्यू 0, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर s सबसेल में मिलेगा, p सबसेल में मिलेगा और d सबसेल में मिलेगा। जब हम s सबसेल की बात करते हैं, यानी l बराबर 0 की बात करते हैं, तो इसे के लिखिए m l का मान 0 आता है। इसका मतलब इसके लिए केवल एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है। जब हम l की वैल्यू 1 यूज करते हैं तो यहाँ पर ml की वैल्यू -1, 0 और 1 आता है। इसका मतलब l बराबर 1 के लिए हमारा p सबसेल यूज कर रहे हैं, तो p सबसेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। p सबसेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है मेरे भाई, p सबसेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से। ठीक, अब उसके बाद क्या रह जाएगा? जब l की वैल्यू अगर हम 2 यूज करें, l की वैल्यू अगर हम 2 यूज करें तो मुझे क्या मिलेगा? l की वैल्यू अगर हम 2 यूज करें तो हमें क्या मिलने वाला है? अगर हम l की वैल्यू 2 यूज करें तो हमें क्या मिलेगा? चलिए, जब l बराबर हम 2 यूज करते हैं, जब l बराबर हम 2 यूज करते हैं तो क्या मिलेगा? जब l बराबर हम 2 लिखेंगे तो यानी कि यहाँ से ml की वैल्यू क्या क्या मिलेगी मुझे? सर यहाँ से ml की वैल्यू -2 मिलेगी, -1 मिलेगी, 0 मिलेगी, 1 मिलेगी और 2 मिलेगी। इसका मतलब ये है l बराबर 2d के लिए, इसका मतलब d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। d में हमारे पास कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल होते हैं मेरे भाई। d में हमारे पास कुल 5 ऑर्बिटल आएंगे। d में हमारे पास कुल 5 ऑर्बिटल आएंगे। एक पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा और 5वां ऑर्बिटल। इस तरीके से 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप समझ पाए कि n बराबर 3 के लिए ये n की 3 वैल्यू मिलेंगे और s के लिए एक ऑर्बिटल, p के लिए 3 ऑर्बिटल बना और d के लिए हमारे पास 5 ऑर्बिटल बने। आई बात समझ में? ये 5 ऑर्बिटल बने। ठीक, तो ऐसे ही आप आगे निकाल सकते हैं। मे भी आपको समझ में आ गया होगा, तो ऐसे ही आगे आप n बराबर 4, 5 के लिए आप निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, मे भी इतने से आपको समझ में आया होगा कि ये जो हम m है वो कैसे फाइंड करेंगे। ये m क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है और उस सेल के किस सब सेल में है और उस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है। ये स्पेशली पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वांटम नंबर, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। इसका नाम क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर की। बस अब ये स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। और एक बार मैं और बता दूं कि ये जो क्वांटम नंबर है मेरे भाई, ये एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी बताता है। ठीक है ना? ये जो क्वांटम नंबर है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बताता है। ये इलेक्ट्रॉन के घनत्व के बारे में बताता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन का घनत्व है। ठीक है ना? इसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाना थोड़ा आसान हो जाए, आपको नोट्स बनाना थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन में डाल देता हूँ। ठीक है ना? यहीं पर मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक, यह नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व को यही बताता है। ठीक है मेरे भाई, इसका भी इंफॉर्मेशन आपको देता है बखूबी तरीके से। यदि आपको बातें समझ में आया होगा कि ये भी जानकारी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? ये भी जानकारी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट पे चले। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर उसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या की बात करते हैं मेरे भाई। अभी चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, ये क्या बताता है? तो मेरे भाई ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है ये इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है, घूर्णन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल के अंदर है तो वो किस टाइप से वो ओरिएंटेशन में है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के मेनली दो ही ओरिएंटेशन संभव है मेरे भाई, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन केवल दो ही प्रकार का ओरिएंटेशन शो करता है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त, ठीक है ना। सिंपल सी भाषा में बात कर सकते हैं, यह किसी ऑर्बिटल में उपस्थित, यह किसी ऑर्बिटल में उपस्थित किसी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के, ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन के ओरिएंटेशन, घूर्णन की जानकारी देता है, जानकारी देता है। आई बात समझ में? इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात है कि इसे स्मॉल एस से भी प्रदर्शित करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस से इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है भाई। अब इस एस की वैल्यू दो ही होगी, इस एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी। ये प्रोबेबिलिटी है, अगर ओरिएंटेशन हो रहा है तो 50-50 का प्रोबेबिलिटी होता है, या तो वो क्लॉकवाइज ओरिएंटेड हो या तो वो एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेड, ये प्रोबेबिलिटी है, इसके ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी 50-50 का ये प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है ना। ये आपका क्लॉकवाइज इंडिकेशन होता है, ये आपका क्लॉकवाइज इंडिकेशन होता है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज इंडिकेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज इंडिकेशन होता है। ये बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब जब ये ओरिएंटेशन में होते हैं तो ओरिएंटेशन में होने की वजह से इनके पास खुद का अपना मोमेंटम भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मोमेंटम या फिर स्पिन, हाँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है ये क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ठीक है भाई। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर ओरिएंटेशन कर रहा है तो उसके पास अपना खुद का क्या होगा, मोमेंटम होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो म्यू एस की वैल्यू होती है रूट अंडर एस इंटू में एस प्लस वन होता है भाई, ये उसका फार्मूला होता है। और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन पता होने से हम लोग उसका स्पिन क्वांटम नंबर भी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा एजीमुथल का भी होता है मेरे बाबू, एजीमुथल का भी होता है हमारा एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम, एजीमुथल वाला भी होता है एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम। तो मेरे भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम, एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उसको म्यू एल से इंडिकेट करते हैं मेरे भाई, किससे, म्यू एल से। म्यू है ये समझिएगा, ये म्यू है मेरा, म्यू एल, ये होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस, ये होता है एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से हम लोग एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे और यहाँ से हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे।
जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है मेरे भाई, तब जाकर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का नेट एंगुलर मोमेंटम निकल के आता है। जब नेट एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा, तो नेट एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा, आई की बात करेगा, तो म्यू एल प्लस म्यू एस किया जाता है मेरे भाई, म्यू एल प्लस म्यू एस करके निकाला जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग चारों के चारों क्वांटम नंबर को डिस्कस कर लिए। और नोट में एक कहानी में आपको और बताना चाहूंगा कि किसी एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि किसी एक ऑर्बिटल में, किसी एक ऑर्बिटल में, किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऑर्बिटल में 2 से अधिक नहीं होगा, 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, या तो ऑर्बिटल खाली भी रह सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं रखेगा। आई बात समझ में भाई? तो आपने देखा कि ये जो मेरा एस सब सेल है उसके पास केवल एक ऑर्बिटल था, पी सब सेल के पास 3 ऑर्बिटल था, पी सब सेल के पास 3 ऑर्बिटल था, और डी सब सेल के पास आपने देखा कि कुल 5 ऑर्बिटल बने थे, कुल 5 ऑर्बिटल बने थे। और एफ सब सेल का हमने निकाला नहीं, और आपको बोले थे निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिएगा तो आपको मिलेगा उसमें कुल 7 सब सेल बनेंगे, उसमें कुल 7 सब सेल बनेंगे। इस तरीके से आप देख पाओगे। एस के लिए केवल एक ऑर्बिटल होता है, पी के लिए 3 ऑर्बिटल, डी के लिए 5 ऑर्बिटल और एफ के लिए 7 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। तो पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरा जाता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है ना, तो पहले सभी को हम लोग क्लॉकवाइज भर लेते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरना स्टार्ट करते हैं। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, लेकिन मैक्सिमम 2 से अधिक हम नहीं रह सकते, 1 रह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेरे भाई कि एस ऑर्बिटल के अंदर, एस वाले ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे भाई, यानी कि एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और पी सब सेल के अंदर बाबू 2 क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पी सेल में, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे जब मेरे भाई जब आओगे डी सब सेल में, इसमें आपको कितना मिलेगा, डी सब सेल में आपको 10 मिलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ वाले में जब आप आएंगे मेरे बाबू, तो आपको मिलेगा 7 होने के 14। ठीक है, 1 मिनट कम है क्या, आप लोग भी बताइए यार। हाँ, 3 नहीं, 1 कम है इसमें, सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, इसमें भी 1 मेरा कम है, मैं बढ़ा लेता हूँ। ये मेरा 7 ऑर्बिटल हो गया, ये मेरा 7 ऑर्बिटल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हो गया 7 ऑर्बिटल। इसमें कुल 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखते हैं, बी में 6 रखते हैं, डी में 10 रखते हैं, और एफ में 14 मैक्सिमम रखते हैं। ठीक है ना, उससे अधिक नहीं रखते हैं। आई बात समझ में? इस तरीके से हम पूरे के पूरे क्वांटम नंबर से हम सभी इलेक्ट्रॉनों को आराम से टैकल कर पाएंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सेल के किस सब सेल में है, और उस सब सेल के किस ऑर्बिटल में, और उस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से हम बता पाएंगे। सवाल को चाहे जैसे घुमा के हमसे पूछ ले। तो आइए इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि लिखा गया है सोडियम यानी कि Na के अंतिम, कौन सा अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन की
सभी क्वांटम संख्या को बताएंगे, सभी क्वांटम संख्या को बताएंगे। ये आपका सवाल है, यानी कि हमें सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करना है, इस चीज को ध्यान देना। जिस इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहा है मेरे भाई, किसी को आपको बताना है और किसी को नहीं बताना है, ठीक है। तो आपके सामने सोडियम है मेरे भाई, तो आप सोडियम को लिखिए पहले। सोडियम आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे मेरे भाई, तो क्या लिखते हो आप क्या लिखते हो? 1s2 लिखते हो, 2s2 लिखते हो, 2p6 लिखते हो क्या, ठीक है ना। उसके बाद 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद 3s1 हो गया क्या भाई इलेक्ट्रॉन। आप देख लीजिए 2 2 4 10 और 1 11। आपसे बोला है अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करना हो, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था? अंतिम इलेक्ट्रॉन सर यहाँ आ रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो मेरे भाई अब ध्यान दीजिएगा, अब यही आपका पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला है, यही आपका पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला है भाई। तो आप ध्यान दीजिए, जो आगे नंबर होता है मेरे भाई, यही होता है आपका क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही होता है n। और यहाँ ये जो होता है मेरे भाई, ये बताता है l के बारे में। और यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बताता है? ये इलेक्ट्रॉन को बताता है, इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो अब यहाँ से आपको पता चल गया, तो यानी कि यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू 3 आ गई, और l की वैल्यू क्या आ गई? सर l के लिए क्या s है, तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? s सब सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है मेरे भाई? मैंने आपको पीछे बताया है कि s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या मिलेगा आपको। s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या मिलने वाला है, मैंने आपको बताया है। तो आप देखिए s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आएगी। आएगा समझ में? s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। अब बच गया m, आपको क्या मिलेगा? m के बारे में। तो अब l आपको पता है, जब l आपको पता तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि m का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। m का मान -l से लेकर +l तक होता है, 0 सहित। तो जब l का मान ही 0 हो तो m का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। m का मान क्या आएगा? 0 आएगा। अब बात करते हैं s की। अब हम बात करते हैं s की। तो मुझे पता है सर, जब l बराबर 0 होता है तो इसके पास एक ही ऑर्बिटल है सर। जब एक ऑर्बिटल है तो लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे रखा जाएगा? क्लॉकवाइज में भाई। वो इलेक्ट्रॉन कैसे रखा जाएगा? क्लॉकवाइज रखा जाएगा। इसका मतलब s की वैल्यू +½ आएगी। s की वैल्यू क्या आएगी? +½ आएगी। तो इस तरीके से सवाल को टैकल किया जाता है, इस तरीके से सवाल को हल किया। चलिए तो हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग क्वांटम नंबर यूज करते हैं, कैसे हम सभी l, m, n और s को कैसे फाइंड करते हैं। इसी सिलसिले हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पे लिखा है कि Li+ के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या को लिखिए, यानी कि Li+ की अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करना है मेरे भाई। तो अब Li मतलब लिथियम है, और लिथियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है? 3 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए मेरे भाई तो 1s2 और 2s1 आएगा। लेकिन ये Li+ है, ये Li क्या है? प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है? निकल चुका है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मेरे भाई तो इसके पास केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा मेरे भाई, जब ये लास्ट के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आपके पास केवल और केवल क्या बचेगा? 1s2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसका मतलब कि अब हम लोग केवल यहीं से पूरे के पूरे क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करेंगे। अब ये आपको मैंने पहले क्वेश्चन बताया है कि जो ये आगे वाला नंबर होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? n को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। और ये पीछे वाले जो सब सेल होते हैं मेरे भाई, ये क्या बताते हैं? ये सर l को बताते हैं, क्योंकि l ही क्या है? सब सेल को इंडिकेट करता है। इसलिए जो s है वो l को बताएगा, और l यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरे भाई आपको पता है यहाँ पर n की वैल्यू कितना है? 1 है, और l की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। s के लिए हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, और जब l 0 है तो m की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। जैसा मैंने आपको बताया है कि m का मान l पे डिपेंड करता है, -l से लेकर +l तक विथ 0। जब l की वैल्यू ही 0 है तो m की वैल्यू 0 आएगी।
तो मेरे भाई अब हमारी बातें हो रही है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की बताओ। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि इसके जीरो वाले ऑर्बिटल के अंदर, इसके जीरो वाले ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन तो है सर, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है मेरे भाई वो क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करना मेरे भाई, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन होगा? ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है ये मेरा अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए मेरा यहाँ पर जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा मेरे भाई वो माइनस का हाफ होगा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? माइनस का हाफ होगा। इस तरीके से हम लोग अपने इस क्वांटम नंबर को देख पाए। आई होप आपको ये क्वांटम नंबर का सेशन समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते हैं, कैसे अजीमुथल बताते हैं, कैसे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे और कैसे स्पिन निकालेंगे। इसी सिलसिले में मैंने आपको कुछ होमवर्क दे रखा है और उसको आपको करके दिखाना है। तो आइए हम आपको कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आराम से दे सकें। तो आपके होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम, आइए। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे भाई कि पोटेशियम के 18वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताओ। चारों क्वांटम संख्या बताइए। चारों क्वांटम संख्या बताइए मेरे भाई। यही आपका होमवर्क में है, आपको बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है भाई, आपको पोटेशियम के 18वें इलेक्ट्रॉन की बात करना है और किसी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करना है भाई। 18वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर को बताना है। ठीक है, तो इतना ही है आज की क्लास में। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं इसके आगे क्या होता है। और इतना से ही मैं जाने से पहले आपसे एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको मेरा सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो सो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।